उधर शशांक उस दिन बैंक से लंच के बाद ही छुट्टी लेकर आता है। वह भले ही उस समय अपनी पत्नी के गुस्से के कारण माँ को नहीं रोक पाया था, मगर अब वह अपनी माँ को वापस घर लाने की हिम्मत जुटा लिया था। इसलिए माँ की तलाश में वह बैंक से निकलकर उन सभी वृद्धाश्रम में जाकर पता लगाता है जिसे वह जानता था, मगर उसकी माँ कहीं नहीं मिलती है। अगर वह किसी वृद्धाश्रम में नहीं गई थी तो फिर वह गई तो कहाँ गई? यह सवाल शशांक के मन में बार बार उठ रहा था। शशांक दोपहर से रात 10 बजे तक अपनी माँ को इस वृद्धाश्रम से उस वृद्धाश्रम तक पता लगाने में ही गुजार देता है, मगर कुछ पता नहीं चलता है। थक हार कर अंत में वह अपने घर पर वापस आ जाता है। शशांक जब घर आता है तो उस समय रागिनी टीवी देख रही थी और यश मोबाइल में गेम खेल रहा था। मेघा कमरे में शाम में ही अपना सामान रखकर तुरंत कहीं चली गई थी, जो अभी तक नहीं आई थी। वहां जाते समय रागिनी से मेन गेट का डुप्लीकेट चाबी अपने साथ लेकर गई थी, ताकि ज्यादा देर होने पर दरवाजा स्वयं ही खोलकर अंदर आ जाए। यश अपने पापा को घर आया देखकर तुरंत दादी के बारे में एवं उनके रूम में जो अब रेंट पर लगाया गया था उसके बारे में पूछ बैठता है, मगर शशांक कुछ बोले बिना ही चुपचाप बेडरूम में चला जाता है। रागिनी अभी भी टीवी पर अपना मनपसंद सीरियल देख रही थी। यश पीछे पीछे अपने पिता के बेडरूम में भी आ जाता है। वह बार बार सिर्फ दादी के बारे में ही पूछता है। बेटा, दादी अपने भैया के घर गई है, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर डिनर पर बात करते हैं। ओके पापा। बेचारा यश अपने पापा के कई बात को सच मानकर बेडरूम से बाहर चला जाता है। दादी के बिना यश को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह बेडरूम से निकलकर दादी के कमरे की ओर चल पड़ता है, मगर कमरे में ताला लगा देखकर उसे याद आता है इस कमरे को तो माँ ने रेंट पर लगा दिया है। वह बुझे मन हॉल की ओर चल देता है। डाइनिंग टेबल हॉल में ही था। अगले दिन रविवार था, छुट्टी का दिन। फिर भी शशांक सुबह उठते ही दोस्त से मिलने जाने का बहाना बोलकर घर से चला जाता है, जबकि वह अपनी माँ के बारे में पता लगाने जा रहा था। पता नहीं क्यों एक बार माँ से मिलकर उसे घर लाने को फिर प्रयास करना चाहता था। यश भी उठकर सोसाइटी के लॉन में अपने दोस्तों के साथ खेलने आ जाता है। रागिनी भी उठकर मॉर्निंग वॉक पर चली जाती है। मॉर्निंग वॉक तो सिर्फ उसका एक बहाना था, नहीं तो वहाँ सिर्फ वह अपनी सहेली सरला, पुष्पा, कामिनी, नेहा एवं ममता के साथ सोसाइटी के स्त्री पुरुष के चाल चलन एवं उसके बायोडाटा पर ही चर्चा करती थी। रागिनी जैसे उस दिन सभी को बताती है कि उसकी सास घर छोड़कर चली गई और उसने अपना रूम भी रेंट पर लगा दिया, तो सभी सुनकर बहुत खुश होते हैं और सभी रागिनी से पार्टी मांगती है। रागिनी सभी को आज शाम घर पर टी पार्टी और कल बियर बार में ले जाकर पार्टी देने का वादा करती है। रागिनी के लिए तो दो खुशी थी, एक सास का घर छोड़कर चले जाना और दूसरी रूम का ज्यादा रेंट मिलना। वह मेघा के मजबूरी का फायदा उठाकर उससे 10,000 के बदले 15,000 रुपये रेंट ले रही थी। रागिनी की सभी सहेलियां भी उसके दिमाग की बहुत तारीफ कर रही थी। आखिर करती भी क्यों नहीं। कितने दिनों बाद वह सभी को बियर बार में ले जाकर पार्टी देने वाली थी। उधर यश लॉन में ही अपने दोस्तों के साथ खेलने आ तो जाता है, मगर यहाँ भी उसे अपनी दादी की यादें कचोटने लगती है। वह रहती तो उसे कैसे खेलना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए और भी बहुत सारी बातें बताती थी। तभी तो वह अपने दोस्तों से हमेशा खेल में जीतता था। जब यश को दादी के बहुत याद सताने लगते हैं तो वह उसी जगह पर ठीक वैसे ही जाकर बैठ जाता है जैसे उसकी दादी अक्सर बैठा करती थी। ऐसा करने से यश के दिल को कुछ सुकून मिलता है, इसलिए वह चुपचाप उस दिन बहुत देर तक वैसे ही बैठा रहता है। तभी मेघा भी अपने कमरे से लॉन में आ जाती है। वह रात देर से आई थी, इसलिए आज अभी सोकर ही उठी थी। मन भारी भारी लग रहा था, इसलिए वह भी नीचे लॉन में आई थी। मेघा लॉन में एक किनारे सीमेंट के बने बेंच पर यश को उदास बैठा देखकर वह भी उसके पास बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग यश, कैसे हो? यश सिर्फ नजरें उठाकर मेघा की ओर देखता है, मगर जवाब में कुछ नहीं बोलता है। क्या हुआ, उदास क्यों हो? जाओ फ्रेंड के साथ खेलो। मेघा यश के बगल में ही बैठती हुई बोली। आप मेरी दादी के रूम में क्यों रहने आई हो? यू आर अ बैड गर्ल। मेरे गुड बॉय, आपके मम्मा को पैसे चाहिए था तो उन्होंने आपके दादी के रूम को रेंट पर मुझे दे दिया है और
मुझे रहने के लिए रूम चाहिए था तो मैं रहने आ गई। बस इतनी सी बात है। मेरी दादी को कुछ ही दिन में घर पर वापस आ जाएगी, फिर आप कहाँ जाओगे? आपकी दादी कुछ ही दिन में घर पर वापस आ जाएगी, ये बात आपको किसने कहा? मेरे पापा ने। मेघा यश के जवाब को सुनकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, आपकी दादी जब घर पर आ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। अब खुश हो जाओ, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ खेलती हूँ। कहती हुई मेघा यश के हाथ को पकड़कर उस ओर चल देती है जिधर बहुत से बच्चे खेल रहे थे। शशांक घर से निकलने के बाद उस दिन भी बहुत सारे वृद्धाश्रम एवं उन सभी जगहों पर जाकर पता लगाता है जहां उसे अपनी मां को जाने का शक था, मगर वो कहीं भी नहीं मिलती है। दोपहर में मेघा भी घर से बाहर चली जाती है। यश अब थोड़ा बहुत उससे घुल मिल गया था। यश हॉल में सोफे पर बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था, जबकि उसकी माँ रागिनी को आज शाम बार में पार्टी करने जाना था तो अभी से तैयार होने लगी थी। रागिनी की सहेली सरला के पास खुद का कार था, वह खुद ही ड्राइव करती थी, इसलिए शाम को सभी सहेलियां सरला के कार में ही बैठकर बियर बार में जाने के लिए निकल पड़ती है। उस समय तक शशांक भी घर नहीं आया था। अभी यश अकेला ही घर पर था। रागिनी जाते समय यश को साथ चलने के लिए पूछती तक नहीं है। यश भी अपनी माँ को जाते समय कुछ नहीं बोलता है। रागिनी नाला सुपारा का ही सबसे अच्छे बियर बार में अपनी सहेलियों के साथ जाती है। सभी जमकर वहाँ एंजॉय करती है, मगर सभी की खुशी उस समय फुर हो जाती है जब सभी मेघा को बार में नाचते हुए देखती है। रागिनी तो जानती थी, इसलिए उसे उतना आश्चर्य नहीं होता है, मगर उसकी सहेलियों का तो नशा ही उतर जाता है। आखिर एक बार में नाचने वाली लड़की उसकी सोसाइटी में रहती थी। अगले ही दिन पूरे मॉडर्न सोसाइटी में यह बात फैल जाती है कि शशांक के यहाँ रहने वाली लड़की बियर बार में नाचती है। यह सब कारनामा रागिनी की सहेली ही करती है, मगर कोई यह बताने को तैयार नहीं होता है कि उसे बार में नाचते हुए देखा किसने। मेघा को लेकर पूरी सोसाइटी में कानाफूसी होने लगती है। रोज की भांति मेघा जब अगले दिन सुबह लॉन में आती है तो उसे कोई बात नहीं करता है। आज बच्चों का स्कूल था, इसलिए लॉन में कोई बच्चा नहीं था। मेघा पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। वह कुछ देर तक लॉन में बैठकर फिर अपने कमरे में आ जाती है। शशांक को भी अब मेघा के बारे में पता चलता है तो वह सुनकर भी अनसुना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि रागिनी ने सिर्फ पैसे के लोभ में उसे कमरा किराए पर दिया है। दोपहर में जब मेघा कमरे से निकलकर अपने काम पर जाने के लिए जैसे ही अपनी स्कूटी के पास आती है, उसे स्कूटी की सीट पर एक पेपर चिपका हुआ दिखता है जिस पर लिखा था बैड गर्ल। देखकर मेघा को जरा भी दुख नहीं होता है। वह सोसाइटी में इस तरह के विरोधों को झेलते झेलते अब उसकी आदी हो गई थी। मुंबई जैसे महानगर में भी एक बार में नाचने वाली को सभी गंदी नज़र से ही देखते हैं। आज तक मेघा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा लोगों की सोच क्यों थी। मेघा उस पेपर को उखाड़कर अपने जींस के पॉकेट में रख लेती है और मुस्कुराती हुई स्कूटी स्टार्ट करके बाहर की ओर चल पड़ती है। उस समय भी लोग मेघा को दूर से ही देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन लोगों को बस चलता तो उसे अभी जान से मार देते। मेघा को गए अभी कुछ ही देर हुआ था कि सोसाइटी के सेक्रेटरी मेहराजी शशांक के फ्लैट में आ जाते हैं। उस समय वह घर पर नहीं था, रागिनी अकेली ही थी। यश भी स्कूल गया हुआ था। अंकल आप आइए बैठिए, कैसे आना हुआ? अभी शशांक तो ऑफिस गए हुए हैं। रागिनी जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने मेहराज जी को देखते ही बोल पड़ती है, शशांक नहीं है तो कोई बात नहीं बहू, तुमसे ही बात हो जाएगी। मेहराज जी जो रागिनी के ससुर के साथ ही नौकरी करते थे और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे, बोलते हुए हॉल में ही सोफा पर आकर बैठ जाते हैं। क्या बात है बोले ना, रागिनी झट पूछ बैठती है। बहू तुम तो जानती हो कि तुम्हारी जो किराएदार लड़की है उसके बारे में तरह तरह की बातें सोसाइटी में हो रही है। हमारी सोसाइटी सभ्य लोगों का है, ऐसे में उसे यहाँ रखना लोगों पर गलत मैसेज जाएगा। अंकल नाचना एक कला है, इसमें खराबी या कोई बदनामी वाली बात कहाँ से आ गई? वो सही है बहू, मगर बियर बार में नाचती है वो।
मेघा को लेकर बहुत देर तक रागिणी और मेहरा जी की बातें होती रहती है। रागिणी तो ज्यादा पैसा मेघा से ले रही थी, इसलिए वह किसी भी हालत में मेघा को जाने नहीं देना चाहती थी। मेहरा जी की भी मजबूरी थी कि वह उसके दोस्त का फ्लैट था, जिसके कारण वो ज्यादा रागिणी पर जोर भी नहीं दे सकते थे। वैसे रागिणी का तर्क भी गलत नहीं था, भले ही वो पैसे के लोभ में मेहरा जी को तर्क पे तर्क दे रही थी। अंत में मेहरा जी रागिणी से एडवांस में जितने महीने का पैसा लिया हुआ था उतने महीने तक का ही रखने का वादा लेकर वहां से अपने फ्लैट में आ जाते हैं। सोसाइटी में रागिणी के ग्रुप की औरतों का एक विरोधी ग्रुप भी था। जैसे ही उस ग्रुप की हेड शैलजा को इस बारे में भनक लगती है कि रागिणी के किराएदार सोसाइटी से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वह कुछ औरतों को भड़काकर उसके साथ अगले ही दिन सुबह में सोसाइटी के मेन गेट के पास विरोध में धरना पर बैठ जाती है। पूरी सोसाइटी में तुरंत यह बात फैल जाती है। लोग वहां जमा होने लगते हैं। रागिणी, शशांक, यश, मेहरा जी, रागिणी की सभी सहेलियां सहित बहुत सारी सोसाइटी के स्त्री पुरुष वहां आ जाते हैं। मेघा को जब इस बात की खबर होती है तो वह भी वहां आ जाती है। मेघा को देखते ही कुछ औरतें उसे भला बुरा कहने लगती है। एक बैड गर्ल उन लोगों के मॉडर्न सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए आई थी। जब मेघा से औरतों की बातों की सहने की सीमा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वह सभी पर बरस पड़ती है। क्या आप लोग बैड गर्ल का रट लगाए हुए हैं? कोई बार में, पार्टी में या इवेंट में नाचने से बुरी नहीं हो जाती है। बुरी कोई भी औरत कर्म से होती है, चाहे वह आप जैसे सभ्य सोसाइटी में रहे या हमारे जैसे गंदी बस्ती में। आपको पता भी है मैं कौन हूँ। आप लोग सिर्फ यही जानती है कि मैं नाचने वाली हूँ, बैड गर्ल हूँ, मगर यह कोई नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मैं ऐसा सिर्फ आप लोगों जैसे बड़े सोसाइटी में रहने वाले मॉडर्न फैशनेबल लोगों की गंदी सोच को बदलने के लिए करती हूँ। मेघा बोलते ही जा रही थी और सब लोग चुपचाप सुनते जा रहे थे। मैं इन गंदे कामों को कर कर के ही एक संस्था चलाती हूँ। पहले भले ही मैं अकेली थी, मगर अब मेरे साथ बहुत सारे लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप है जो पूरे मुंबई शहर में ऐसे ही बड़े बड़े सोसाइटी में आज रह रहे हैं। हम सब वैसे बुजुर्गों का पता लगाते हैं जो अपने बेटों या बहू के लिए आज बोझ हो गए हैं। भले घर के बुजुर्ग माँ बाप को जलील करके घर से निकलने, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने या मरने को मजबूर करने में शर्म आप जैसे बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को नहीं आती है, मगर हम अनाथ को बहुत आती है, जिसने अपनी पूरी कमाई, अपनी सारे अरमान यह सोचकर आप पर कुर्बान कर दिए थे कि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो आप लोग उसे उसके ही घर से बेघर कर देते हैं। मेघा की बातों ने सभी के जुबान पर ताला लगा दिया था। बस लोग चुपचाप सुन रहे थे। ये शैलजा मैडम जो आज बहुत अच्छी बनने का ढोंग कर रही है, पता है इसके ससुर बीमारी से नहीं मरे थे, इसने खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर मारा था। और ये सरला, रागिणी, ममता और नेहा जो खुद तो बियर बार में जाकर शराब पीती है और नाचती है, मगर इन्हें हम जैसी लड़कियां जो नाचकर इज्जत से 2 पैसे कमाती है वो बैड गर्ल लगती है। इन सभी की सास किसी रिश्तेदार या किसी तीर्थ स्थल पर घूमने नहीं गई है, बल्कि सबने सभी को घर से जलील करके निकाल दिया है या खुद ही निकल जाने को मजबूर कर दिया है। आप सभी को पता है, वैसे ही बुजुर्ग स्त्री पुरुष को मैं और मेरे सभी दोस्त नाच गाकर अपने खर्चे से पालते हैं। इस सोसाइटी के सभी बुजुर्ग जिन्हें घर से आप लोगों ने निकाला था वो सभी भी अब मेरे पास है। मेघा की बातें सुनकर ढींगे आंकने वाली सभी औरतों की नजरें शर्म से खुद ही झुक जाती है। मेघा भी भले नाचने गाने वाली गरीब अनाथ लड़की थी, मगर आज उसके पास बुजुर्गों का आशीर्वाद था। आज उसके एक माता पिता नहीं बल्कि दर्जनों थे। मेघा उस सभ्य सोसाइटी के वैसे सभी लोगों को सोचने पर विवश कर देती है जो अपने बुजुर्ग माता पिता को आज भी बोझ समझते हैं। अभी कुछ देर पहले ही जहां सभी मेघा को बहुत ही गंदी निगाहों से देख रहे थे, वही अब सभी उससे सम्मान की नज़रों से देखने लगे थे। रागिणी, शैलजा, सरला जैसी औरतों की हकीकत आज सबके सामने आ गई थी।
तभी यश भीड़ से निकलकर मेघा के पास आ जाता है। दीदी, मेरी दादी भी आपके पास है? हाँ यश बेटा। यह सुनकर यश खुशी के मारे मेघा से लिपट जाता है। यश के जुबान से सिर्फ एक ही वाक्य निकलता है, दीदी, यू आर नॉट अ बैड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल। माई मम्मा एंड अदर वुमेन लाइक हर आर वेरी बैड। सुनकर मेघा यश को गले से लगा लेती है। वहाँ खड़े लोग अब तालियां बजाने लगते हैं। यह थी मेघा, सोसाइटी के लिए बैड गर्ल और बुजुर्गों के लिए अ गुड गर्ल। धन्यवाद।